आपको अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही करवाया ना? ठीक है, चलिए इधर देखिए। हाँ जी बेटा। सभी बच्चे हेडिंग बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसके अंदर इन सी आई, इन सी आई वी चार्ज, इन सी आई वी चार्ज इंटरेस्ट, in CI we charge interest on principal, on principal as well as on accrued interest. In CI we charge interest on principal as well as on accrued interest. बेटा accrued का मतलब आप जानते होंगे, accrued का मतलब होता है earned but not received. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, और accrued का मतलब होता है earned but not received. ठीक है ना? बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग होता है वो आपका एक्सपेंडिचर के साथ लगता है, और जो आपका एक्रूड होता है वो किसके साथ लगता है? इनकम के साथ लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा एक्रूड रहता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा तभी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे जैसे अगर मैं पहले एक बात आपको बता दूं, कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है। भाई आपने अभी यहाँ पे सीखा इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल, प्रिंसिपल के ऊपर भी चार्ज करते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, और एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कंपाउंड वर्ड का मतलब ये होता है कि आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो, यानी कि इंटरेस्ट को क्या बना देते हो? प्रिंसिपल बना देते हो। तो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल बनाने के लिए इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। एडिशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? कंपाउंडिंग। एडिशन का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कंपाउंडिंग। आई होप समझ में आती है बात। तो आपको यहां पे मैंने पहले तो ये बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है? इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के अंदर मान लिया मैं यहाँ पे लेता हूं प्रिंसिपल लेता हूं, और आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लेता हूं, आसानी के लिए 10% का रेट लेता हूं, और यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट लिखता हूं। बेटा अगर किसी ने मुझसे उधार लिया और आसानी के लिए 100 रुपए का अमाउंट लिया जाएगा, तो 100 रुपए का उधार लिया और 10% के हिसाब से 10 रुपए का अमाउंट इंटरेस्ट आया। एक साल बाद पैसा ड्यू कितना हो गया? 110। तो याद रखना ये 10 रुपए मैं रिसीव नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कोई कहे कि सर ब्याज के पैसे दे देते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर इस 110 रुपए में से 10 रुपए मैंने रिसीव कर लिए, तो क्या मैं अगले साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा पाऊंगा? तो ये बात किस बात से समझ में आती है? ये बात तय हो गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा कैसा रहना चाहिए? एक्रूड। कैसा रहना चाहिए? अर्न तो कर लिया हो लेकिन रिसीव ना किया हो। अब यहां पे आपका अगर ये पूरे पैसे मुझे नहीं देता,
तो याद रखना कि अगले साल आपका इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन बेटा इस बार 100 पे नहीं बल्कि क्या लगेगा, 110 पे। यानी कि आपने नोटिस किया कि 10 रुपए को भी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया, कंपाउंड कर दिया गया, और इसी वजह से आप इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हो, कंपाउंड अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पे हर बार इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, और यहां पे देखो अगले साल 110 का 10% 11 रुपए आएगा, टोटल 121 रुपए हो गया। फिर अगर तीसरे साल की बात की जाए तो 121 रुपए प्रिंसिपल हो गया, और यहां पे 12 रुपए 10 पैसे हो गया, और यहां पे 133.10 हो गया। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हो हर बार इंटरेस्ट की वजह से, हर बार इंटरेस्ट की वजह से आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। हर बार इंटरेस्ट को कंपाउंड करने की वजह से प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, और इस वजह से हर बार का इंटरेस्ट भी चेंज आता है। आप लिख सकते हैं, इस एग्जांपल को लिखो अपने रजिस्टर में, और इसके नीचे लिखिए, इसको लिखो जरा, और इसके नीचे लिखिएगा एनसीआई प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एनसीआई प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट of every year, NCI principal and interest of every year change, NCI principal and interest of every year change। हर साल आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल में ऐड होता है, और इस वजह से प्रिंसिपल चेंज होता है, और इसलिए प्रिंसिपल चेंज के साथ साथ फिर अगले साल का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और बात, अगला पॉइंट बना के लिखो, एनसीआई अमाउंट ऑफ एवरी ईयर, NCI amount of every year will become amount of every year will become principal of its next year। Amount of every year will become the principal of its next year। सभी बच्चे यहां पे ध्यान देंगे और जरा बताएंगे कि आपका पहले साल का अमाउंट बताओ कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट बताओ, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बताओ। यानी कि हर साल से अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, और ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंपाउंड अमाउंट। समझ में आती है बात दोस्तों। यहां पे अगर हम आगे चले तो आपका इसका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बता देता हूं पहले, और ये कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r⁴n, प्रिंसिपल 1+r⁴n। ये कैसे डेवलप हुआ, पहले इस बार पे डिस्कशन जरूर करनी है। और देखिए जरा इसको दोस्तों, एक काम करते हैं, मैं अमाउंट निकालता हूं। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। यहां पे मैंने अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल लिखा, इंटरेस्ट के नाम पे प्रिंसिपल में r% मल्टीप्लाई करा। लेकिन बेटा याद रखना, मैं यहां पे t मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहां पे t मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने t मल्टीप्लाई किया तो ये तो कई सालों का इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा, सेम। लेकिन आप सबको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज। प्रिंसिपल ही सेम नहीं रहता तो इंटरेस्ट तो चेंज होगा ही होगा। तो दोस्तों यहां पे आपका मैं इसको टी को नहीं लिख सकता। अब अगर मैं टी को नहीं लिख सकता तो बेटा यहां पे मेरा अमाउंट आया और सिर्फ एक ही साल का आया, प्रिंसिपल यहां पे कॉमन लिया, और ये अंदर बेटा जी क्या बच गया, 1+r बच गया। मैंने आर के साथ अगर परसेंटेज नहीं लगाया तो परेशान ना हो, क्योंकि आर बाय डिफॉल्ट किस में होता है, परसेंटेज में। ठीक है, तो आपका मैं सिर्फ आर लिखूं या r% लिखूं, दोनों बातें अलग नहीं बल्कि सेम है। अब यहां पे मैंने प्रिंसिपल के अंदर 1+r मल्टीप्लाई कर दिया,
और बच्चों को एक तरीका सिखाया कि जब भी कभी अमाउंट निकाला जाएगा, प्रिंसिपल में 1 + r का मल्टीप्लाई किया जाएगा। रिपीट करना मेरे सेंटेंस को, जब भी कभी अमाउंट निकाला जाएगा, प्रिंसिपल में किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा? 1 + r को। बच्चों ने भी रट ली ये बात। कहते सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर निकाला है, सर जरा सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालो ना। अब मैं यहाँ पे बच्चों को कहता हूं कि बेटा मैं सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालूंगा, लेकिन आप मुझे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बताएंगे। एक समझदार बच्चे ने बोला कि सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का। तो कहता है बच्चा कि सर एक बात सुन लो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाली जो चीज दे रखी है ये तो आपका प्रिंसिपल है। और मैंने कहा मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया है जब भी प्रिंसिपल में 1 + r मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 साल बाद का अमाउंट आएगा। बच्चे ने कहा हाँ सर आपकी बात भी सही है। तो इस तरीके से अगर मैं सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालता हूं, तो यहां पे आप नोटिस कर लो बेटा, सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया और प्रिंसिपल इंटू 1 + r का क्या हो गया? स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर डाउट क्लियर हो जाएगा, एक बार थर्ड ईयर का अमाउंट और निकाल के बताओ। मैंने कहा मैं थर्ड ईयर का अमाउंट निकाल के बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या है। कहते हैं सर वही रूल चल रहा है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का क्या? तो प्रिंसिपल यहां पे लिख दिया एज इट इज, और एज पर मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया इसमें 1 + r मल्टीप्लाई करा, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? p इंटू 1 + r की पावर 3। और इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। जब भी आपको nth ईयर का अमाउंट निकाला जाएगा, प्रिंसिपल में 1 + r की पावर n आ जाए। एक्सेप्टेबल है बात? अच्छा जी दोस्तों, साथ के साथ सिर्फ इतना ही नहीं और भी बातें डिस्कस करेंगे। और पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज बताता हूं पहले, ये जो हाईलाइट कर रखी है सर्कल से, इसका एक नाम दिया जाएगा और इसको एक नाम दिया जाएगा सीवीएफ। क्या नाम दिया जाएगा? सीवीएफ का फुल फॉर्म होती है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। सीवीएफ की फुल फॉर्म होती है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, और इसका मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू दैट इज अमाउंट। याद रखना, अमाउंट जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दैट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट of ₹1 at the rate of R% for n years। हाँ जी, पहले ये जरा खुद पढ़ लो और मैं अब आपसे मीनिंग पूछता हूं कि आपको इस लाइन का मतलब समझ में क्या आया। ध्यान रखना भैया, दिक्कत ये है, सुन लो, यहां पे आप जिस तरीके से मैथ्स पढ़ते हो, आप बस आंसर्स लाने में लगे रहते हो और इस वजह से कुछ ज्यादा ही जल्दी भूल जाते हो। अब भी जब पेपर आया बेटा, कुछ भी नया नहीं आया। 100 क्वेश्चनों में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं कह सकते, सिंगल क्वेश्चन के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कुछ अलग टाइप का आ गया, हमारी क्लासेस में ऐसा डिस्कस नहीं करवाया था। 100 क्वेश्चनों में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं। समझ रहे हो बात को? प्रॉब्लम लेकिन कहां है? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर्स निकालने में लगे रहते हो। जिस समय थोड़ा सा समझाया जा रहा होता है कॉन्सेप्ट को, आपका ध्यान ना बस कैलकुलेशंस, मतलब आपका मन करता है बस कैलकुलेशंस कर लो। जब उसका लॉजिक होते हैं तो लॉजिक सुनने का ज्यादा मन नहीं करता। उसका इफेक्ट ये आता है कि भूलते जल्दी है ना। ऊपर से प्रैक्टिस तो कमी है ही है, प्रैक्टिस की कमी तो है ही है। अभी मॉर्निंग बैच के अंदर मैं 2 क्लास पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, 20 क्वेश्चन करवाए थे, और ऐसे बढ़िया तरीके से, मतलब जिसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये मेरी फीलिंग नहीं थी, एक हर एक बच्चे से बिल्कुल वो कहते हैं ना जयकार लगा के पूछा था कि हाँ भाई बताओ क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन आ गया? कह रहे हाँ सर, एक सुर में यूनानिमसली
सर आ गया। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फिर ऐसे, हाँ भाई सबको आ गया, हाँ सर बढ़िया बिल्कुल आ गया। 2 क्लासेस के बाद आज एक क्वेश्चन ऐसे ही कोई और कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा जीएमएचएम निकाल के बताओ। भाई साहब रजिस्टर पलट रहे यार, मतलब आप समझना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लाइफ में कुछ भी सीखना होगा इस एटीट्यूड से तो कभी कुछ नहीं सीख सकते, है ना। जितनी भी रीजनिंग करनी है, जितने भी इफेंट बट करने हैं करो अभी सामने। लेकिन फिर ये भी तो हो ना कि मैं कहूं दिसंबर जनवरी में पेपर, अभी कितने अभी डेट शीट आ गई है, 18 जनवरी से पेपर की बात करूं, अरे मैं कह रहा हूं 18 जनवरी छोड़ो, 23 सितंबर, 18 सितंबर का पढ़ाया हुआ याद नहीं है, तो 18 जनवरी तक तो क्या ही याद रहेगा, और वो भी पूरे का पूरा सिलेबस। तो खैर, आइए, मैं आपको ये कोई टॉन्टिंग वे में नहीं बोल रहा था, मैंने एक लेसन के तौर पे बोली है कि देख करने वाले तो सब करते हैं। अभी भी जब मैंने पूछा, इस बार का पेपर हुआ, मैंने पूछा कि भाई कैसा हुआ, 3 ग्रुप्स में मैंने बोला हाउ वाज द पेपर, भाई साहब 15 मिनट तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया। अरे मेरे को सांस आनी बंद हो गई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। 15 मिनट बाद मैंने पूछा भी, थोड़ा ये भी था कि जैसे 4 बजे बेसिकली पेपर खत्म होता है, 2 से 4 होता है ना, मैंने 6, 6:30 बजे पूछा था, मैंने कहा आराम से घर में पहुंच गए होंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चे थक हार के, हो सकता है थोड़ा सा सो गए हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फोन लेके बैठे रहेंगे एग्जाम टाइम में ऐसा जरूरी नहीं है। आया, बच्चों का मैसेज आया, लेकिन सिर्फ पता है किसका मैसेज आया, जिनका पेपर, जिन्होंने अच्छा गया था, मेहनत करने वाला गया था, और कुछ का खराब गया था तो उन्होंने वो ग्रुप में नहीं भेजते ना, हाँ पर्सनल में भेजते हैं कि सर वो मैंने तो इतने का कर पाया या उतना का कर पाया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बेटा, जितने बच्चे क्लास के अंदर लगातार रेगुलर थे, पढ़ाई करते रहे थे, सबका 80, 75, 80 का पेपर अटेम्प्ट हुआ। उसके पीछे रीजन था, पहले 10 क्वेश्चन थोड़े से ना वैसे वाले आए, आसान लेकिन लेंदी वाले, तो बच्चों ने उसमें क्या लगा दिया होगा, समय लगा दिया होगा। अब वो समय लगा दिया तो उसकी वजह से आखिरी में क्या छूट गया, 5, 10 नंबर का, 15 नंबर का छूट गया। खैर चलिए, तो बच्चों पढ़ाई अभी से ही होगी, आखिरी में कुछ नहीं होता, सब कुछ अभी से ही होता है। और दोबारा से कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, आप लोगों को इसका मीनिंग बता कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 एट द रेट ऑफ 8% फॉर एन ईयर, क्या मतलब होता है। और शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्या नाम है आपका। निशांत। निशांत बता, तेरे को क्या समझ में आया सीवीएफ का मीनिंग। बहुत बढ़िया, बस इतनी सी बात, सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा हूं मैं भी, ये कोर्स ही सिंपल है, कोई ऐसा एक्चुरियल साइंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं तुम्हें। समझ रहे हो, प्रॉब्लम नहीं आती आखिरी चैप्टर तक भी, प्रॉब्लम क्या आती है, पढ़ पढ़ के थक गए। क्या बोला, पढ़ पढ़ के थक गए, बोर हो गए, ठीक है ना, और आपका भूल गए, ये सब प्रॉब्लम है। फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैं आपको सीवीएफ निकालना सिखाता हूं, और यहाँ पे आप जरा देखिएगा, सीवीएफ निकालने का तरीका सीख लो कैलकुलेटर पे। एक तरीका तो यह है कि आपको 1 प्लस में R% प्लस में R% प्लस में R%, ऐसा होगा। और बेसिकली कितनी टाइम्स होगा, n टाइम्स। 1 प्लस में R% प्लस में R% प्लस में R% होगा, कितनी बार होगा, n टाइम, जितने सालों का ब्याज लगाना होगा उतनी बार होगा। हाँ, इसका अल्टरनेटिव वे भी है, इसका अल्टरनेटिव भी है, और अल्टरनेटिव ये है कि आप 1 प्लस R की वैल्यू निकालें, और मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू एस करते रहें, इक्वल टू को बार बार, कितने स्टेप तक, n+1 तक, जितने सालों का आपको निकालना हो। अच्छा सुनो, यहां पे बल्कि मैं और करके ना
ये और लिख देता हूं, n-1 टाइम्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, n-1 टाइम्स। तो यहां पे सुन लो, अगर किसी को 10 साल का सीवीएफ निकालना है तो या तो वो लेगा 5% प्लस 5% प्लस 5%, कितनी बार करेगा, 10 बार, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि आपका मान लिया 5% का रेट है ना, तो 1 + 5% 1.05 हो जाता है। 1.05 लिखो कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई का साइन दबाओ, और इक्वल टू किस पे रुको, स्टेप नंबर 11 पे। जितने साल का होगा इससे स्टेप क्या लेंगे, एक ज्यादा। अभी सिखा देते हैं आपको। यहां पे देखिए सभी, एग्जाम्पल लेके चलते हैं और करवाते हैं अभी आपसे। ये लो, हाँ जी ध्यान देना भाई। कार ले लो 5%, और टाइम ले लो सिर्फ 3 साल। ये लो, आपको इसके 3 तरीके जो बताए हैं, तीनों तरीके से सभी बच्चे क्या करें, 1 + 5%, प्लस में 5%, प्लस में 5%। हाँ जी जल्दी बताओ, सीवीएफ कितना आया। 1 पॉइंट, चलिए इतना लिख के बात खत्म करते हैं, मुझे तो सिखाना पर्पस था। अच्छा दूसरा तरीका, 1.05। पहले बताओ 1.05 का लॉजिक क्लियर है सभी को, 1.05 का लॉजिक क्लियर है ना। 1 + r को मैंने क्या लिखा है, 1 + 0। अरे r% का मतलब 0.05 होता है, मतलब 5% का मतलब 0.05 होता है, और 1 + r का मतलब 1.05। तो 1.05 और मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू सिर्फ कितनी बार प्रेस करना, 2 बार। इक्वल टू सिर्फ कितनी बार प्रेस करना, 2 बार। जल्दी बताओ कितना आया। और 1.05 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर कितने तक, 4 तक। अगेन बेटा जी, सबको पता चल चुका है पहले से ही कि आंसर कोई अलग आएगा ही नहीं। आ गया सभी को। अच्छा जी इधर देखो भाई प्लीज, लिख लिया ना सबने। तो यहां पे इस तरीके से अगर मान लिया कभी कोई पूछा जाए कि सर अमाउंट कैसे निकाला जाता है, तो अमाउंट निकालने के लिए बेटा जी सीवीएफ निकाला जाता है, और सीवीएफ में किसको मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रिंसिपल। सीवीएफ में किसको मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक आध चीजें और बता दूं फिर ना, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने आपके करवाऊंगा वो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि पहले बेसिक सिखाना, इतना समय नहीं होता यहाँ पे। ये तो पता ही है अभी आपको, अभी ये सितंबर में मिड में नहीं चला गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, है ना। बीच में फेस्टिवल्स भी हैं, बहुत सारे चीजें हैं, तो मतलब टाइम इतना होता ही नहीं है कि पहले बेसिक सिखाओ फिर एडवांस सिखाओ, ये सब नहीं होता। कॉन्सेप्ट सिखाया, सीधा कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे फिर वो आसान वाले हो चाहे फिर वो मुश्किल वाले। तो यहाँ पे आपका, इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता के फिर मैं आगे क्वेश्चंस पे जाता हूं, और सुनिए इधर देखिए। बच्चे, अगर मान लिया आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी जाए, दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
हाँ जी। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अगर मैं यहां पे बात करूं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख दिया। यहां पे अगर प्रिंसिपल को कॉमन लिया जाएगा तो ये बच जाएगा, जरा देख लो। तो तुम सबको पता है कि ये वाली जो चीज थी, इसको अभी तो पढ़ के आए हो, क्या नाम है इसका? ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार ये याद करने के तरीके भी है। और ये जो चीज है, इसको मैं एक नाम देना चाहता हूं। और ये नाम कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बनाए हैं, बेटा आपको आगे वाली क्लासेस में ये सब जानने को मिलेगा। आगे वाली क्लासेस में इनको इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने हाईलाइट करा है, इसको एक नाम दिया जाता है इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर। क्या नाम दिया जाता है? और इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर होता है CVF-1। इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर होता है क्या? CVF-1। सीवीएफ निकालना सिखा चुका हूं ऑलरेडी, कैसे निकाला जाता है। एक चीज और बता दूं, बेटा इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर की अगर बात करें, सीवीएफ क्या था? सीवीएफ था 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू, यानी कि 1 रुपए का अमाउंट। क्या था? 1 रुपए का। अब 1 रुपए के अमाउंट में से मैंने 1 रुपया क्या कर दिया? माइनस। तो क्या बचा? 1 रुपए का ब्याज। क्या बचा? 1 रुपए का। समझ में आई बात क्या बोली? सीवीएफ था 1 रुपए का अमाउंट, उसमें से 1 रुपया माइनस कर दिया, तो 1 रुपए का ब्याज, यानी कि 1 रुपए के ब्याज को ही क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, चलिए। तो आइए एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे हम। यहां तक जितना बताया वो उसमें क्लैरिटी है? ठीक है, गुड। हाँ जी। और यहां पे आप जरा देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं खामखा लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक है, अच्छा है ये भी। कई बार लिखने से थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टिव फील होता है। यहाँ पे आप जरा देखिए, कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके सामने फॉर्मूला, कोई नई चीज नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि ये जो चीज है इसका नाम क्या है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। फिर यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात भी मुझे करनी थी, और मैंने ऑलरेडी आपसे कर ली, मैंने ध्यान नहीं दिया। पीडीएफ ऑलरेडी रखी हुई है। आइए सीधे क्वेश्चंस करते हैं बेटा, है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। Compound interest on 10,000 at 20% per annum for at the end of 1 year 6 month if the interest is calculated half yearly। यार इस बात का मतलब सुनो पहले। हाँ जी, यहां पे लिखा हुआ है इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हाफ ईयरली का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आप नोटिस करो उसके साथ क्या वर्ड लगा हुआ है? पर एनम। यानी कि 20% पूरे साल का है। लेकिन यहां पे लिखा है कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, का मतलब आपको ब्याज लगाना है, लेकिन 6-6 महीने में लगाना है। सर इससे क्या फर्क फर्क आता है? क्योंकि 6 महीने में जब आप कंपाउंडिंग करोगे, क्या बोला? 6 महीने में जब आप
कंपाउंडिंग करोगे तो यहां पे अब जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हाँ जी, ये देखो, सबसे पहले मैं सीवीएफ निकालता हूं 1 प्लस में। बेटा याद रखना, 6 महीने का ब्याज 10%, अगले 6 महीने का ब्याज 10%, और 6 महीने का ब्याज 10%। अरे 1.5 साल में 3 बार 6 महीने आते हैं ना, तो इसलिए 3 बार प्लस कर दिया। सीवीएफ आ गया, ये 1 रुपए की वैल्यू 1.5 साल बाद निकल के आ गई, और 1 रुपए की वैल्यू 1.5 साल बाद निकलने के बाद 1 रुपया माइनस कर दिया, यानी कि इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर आ गया। और इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर आने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया प्रिंसिपल 10,000, और इक्वल टू, बताओ आंसर क्या आया? 3,310। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि जरूरी नहीं है 1 रुपए। यहां पे देखो, 10,000 रुपए लिया मैंने सीधे प्रिंसिपल, इसमें 10% कितनी बार लगा दिया? 3 बार ब्याज लगा दिया, और माइनस 10,000 कर दिया, तो भी आपका आंसर आएगा, और अलग नहीं बल्कि सेम आएगा। जल्दी बताओ, सेम आ रहा है ना? वेरीफाई कर लो। आ गया सबका? अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इन हाउ मेनी ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट will a sum of money becomes 27 times when it triple itself in 2 years? दोस्तों, क्वेश्चन ये बता रहा है कि पैसा 100 रुपए का 300 रुपए हो जाता है, और ऐसा करने में कितना टाइम लग जाता है? 2 साल। आपको ये बताना है 2700 रुपए कितने साल में बनेंगे। आराम से सोचो, मैं तो कर ही दूंगा, तुम्हें ट्राई करना है पहले तो। यहां देखिए, अरे कोई फॉर्मूले वगैरह की बात तो बाद में करेंगे, फॉर्मूले की बात तो बाद में करेंगे। आप देखो, बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल है। 100 रुपए का 300 रुपए बन जाता है कितने सालों में? बेटा 300 रुपए लगाऊंगा, 100 के 300 बना के फिर 300 लगा दूंगा, 300 का ट्रिपल, फिर कितने साल? फिर 900 का ट्रिपल, फिर कितने साल? कुल मिला के टोटल मारी, कितने साल की तपस्या थी? बस। आ रही है बात समझ में? किस किस ने खुद से कर लिया? कह रहे सभी को? अगर इसे कुछ और तरीके से भी करने की कोशिश करूं, कुछ खास तो नहीं होगा, देख लो। यहां देखना बेटा, मान लिया ये कह रहा है कि आपका पी, आप 100 रुपए 300 रुपए बन जाएगा कितने सालों में? तो 100 रुपए 2700 रुपए कितने सालों में बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेटा यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहां भी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहां बचा सिर्फ क्या?
1 + r⁻, और यहां पे सिर्फ क्या बचा, सबको पता है 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, और 3 को 1 + r⁻² लिख सकता हूं। बोलो, ये स्टेप समझ में आ रहा है? जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो 1 + r⁻6 आएगा, और यहां पे 1 + r⁻, कितना, n। अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट हो जाती है, n = कितना आया। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही तरीका समझ में आया होगा। और ऑनलाइन जसमीत, नैना, जानवी और सलन, आप भी रिप्लाई कर दीजिए कि आपको ये समझ में आई बात या नहीं। यहाँ पे क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका इससे अगला लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 3। जरा खुद करके देखिए, अदरवाइज मैं करके दिखाऊंगा। कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि तुम करना क्या चाहते हो। देखो, अगर खाली बैठे हो तो मुझे बोल दो, फिर मैं करता हूं। अगर कुछ कर रहे हो तो फिर मैं रुक जाता हूं। ओके? अरे वाह, तुम कैलकुलेटर लाए हो बेटा? कोई बात नहीं, आप लाए हो तो पता है कैसे करना है। कोई बात नहीं, चलो तुम ये बता दो बस। सुनो, अगर तुम नहीं कर पाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये बता दो क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस ये समझा दो मुझे, किसी और को भी नहीं। उसको सिखाना है जिसको पहले से भी पता है, तो आपके वर्ड्स में ज्यादा अच्छे से जज कर पाऊंगा। तो ये बता दो क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा, आप बता रहे हो, ठीक है, बोलना शुरू करो। हाँ, हाँ, हाँ। वो ज्यादा कितना ज्यादा होगा, एक सप्ताह वो इंटरेस्ट ऐड कर। बहुत बढ़िया, अच्छा बोल रहे हो। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि सर चक्कर क्या है, इस पर्सन के पास दो ऑप्शन है, या तो पैसा लगा सकता है एनुअली, या फिर पैसा लगा सकता है हाफ ईयरली। कहता है सर, ऐसे समझ लो, थोड़ी कहानी बना देता हूं मैं। एनुअली वाले में ना भरोसा है, जिस जगह पे एनुअली मिल रहा है ना ब्याज, वहां पे पूरा भरोसा है, पैसे मरेंगे नहीं। लेकिन सर ये पता चला है मुझे कि हाफ ईयरली जहां मिल रहा है वहां पे ब्याज ज्यादा मिलेगा। मुझसे पूछने लगा तो मैंने भी बोल दिया हाँ यार, ब्याज ज्यादा तो मिलेगा क्योंकि हाफ ईयरली है,